हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज 5 सवाल सॉल्व करते हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, जून 4th वीक से ताल्लुकात रखते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड भी हैं, ठीक है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं, कंपैरेटिव एग्जाम्स में यूपीएससी में आपको फायदा मिलेगा। एंड दोस्तों कंप्लीट जीएस, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आपको बता दूं हमारे चैनल पर जीएस कंप्लीट है बहुत ज़्यादा एक डेप्थ के साथ। अगर आप जो किसी भी तरह का कंपैरेटिव एग्जाम चाहते हैं देना, जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल्स, बहुत सारा और तरह का कंटेंट, करंट अफेयर्स काफ़ी हॉलिस्टिकली कवर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये 5 रहेंगे आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है डी लिस्टिंग। कुछ आसान सवाल, कुछ मुश्किल सवाल, ठीक है। ये मेरे हिसाब से तो ये आसान सवाल है, आपको आना चाहिए। डी लिस्टिंग किससे ताल्लुकात रखता है? डी लिस्टिंग का क्या, इसको रेफर किसको करता है? पहला, जब कोई लिस्टेड कंपनी है उसको बार कर दिया जाए कि ट्रेडिंग नहीं हो सकती स्टॉक एक्सचेंज पर, या फिर जब कोई लिस्टेड कंपनी है वो वॉलंटरली खुद को रिमूव कर ले, अपने शेयर्स को हटा ले स्टॉक एक्सचेंज से। दोनों ही ट्रू हैं या इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है? ठीक है दोस्तों, डी लिस्टिंग न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए इसका जो मीनिंग क्या है और ऐसे स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट्स। एंड दोस्तों राइट आंसर दोनों ही करेक्ट हैं। दोस्तों जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिरते ही जा रहे हैं। तो गिरते जा रहे हैं तो उनकी मार्केट वैल्यूएशन खराब हो जाती है। तो वो क्या कर रही हैं कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वेदांता लिमिटेड है, अदानी पावर एटसेट्रा, और इवन यूएस एटसेट्रा में भी बहुत सी कंपनीज खुद को हटाती जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज से। जितना भी उनका मार्केट में जो स्टॉक किसी इंडिविजुअल के पास है, मान लीजिए उसकी कीमत अगर 100 रुपये चल रही है, तो वो जो भी जो शेयर होल्डर है उनको थोड़ा प्रीमियम पे करके 100 का 110 120 पे करके वो कह रहे हैं कि आप हमें सारा शेयर बेच दीजिए, हम स्टॉक मार्केट से चाहते हैं हट जाना। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट पर जब हम आते हैं तो उसको लिस्टिंग कहते हैं, जब स्टॉक मार्केट से खुद को हटाते हैं तो उसको डी लिस्टिंग कहते हैं। डी लिस्टिंग दोनों ही तरह से हो सकती है, खुद से भी कर सकते हैं एंड कई बार जैसे जो शेयर मार्केट में जैसे सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी अगर कुछ ऐसी कोई चीज़ें अगर उसको मिले कि नहीं भाई आपने, आपकी कंपनी ने कुछ जो हमारी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, हम आपके जो शेयर को, स्टॉक को मार्केट से हटा रहे हैं, तो वो भी हटा सकते हैं, डीलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरह से हो सकता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, गेटिंग इट। तो लेकिन आज जो कोरोना काल में बहुत सी कंपनीज खुद ही ऑटोमेटिकली वॉलंटरली डीलिस्ट करती जा रही हैं। ओके दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे रिसेंटली बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक ऑर्डिनेंस आया 2020, अगर मैं जैसे आज इसको डिलीवर कर रहा हूं तो कल आया था ये। तो ये बहुत ही एक सुप्रीमली, अगर आप बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हैं, आरबीआई का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो इससे जुड़े हुए जो आपको यहां पे सवाल पूछ रहा हूं मैं, पहला, ये आरबीआई को प्रोहिबिट करता है, बात पे ध्यान दें, ठीक है, कि एक कंस्ट्रक्शन स्कीम बनाने के लिए अगर आरबीआई अगर क्या करे, अगर जब तक पहले वो मॉरेटोरियम नहीं लगाएगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताएं, आप इसको एक बार अपनी लैंग्वेज में रीड कीजिए क्योंकि ये लैंग्वेज आपको समझनी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में बताता हूं। वो कह रहा है कि आरबीआई को प्रोहिबिट किया गया है यहां पर कि जब तक आरबीआई मॉरेटोरियम नहीं लगाएगा एग्जिस्टिंग विड्रॉल्स वगैरह पर, तब तक बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम नहीं चला सकते आप। ठीक है, ओके। देन ऑर्डिनेंस और भी पावर्स को जो हटा देता है, टेक्स अवे और भी जो पावर्स हैं आरबीआई की जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होती थी। ठीक है, उनको भी जो सुपरवाइज करने की पावर्स थी उसको भी यहां से आरबीआई से हटा दिया गया। तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट है यहां पर करेक्ट। ठीक है, पहली, दूसरी, बोथ या नन ऑफ दीज। एंड दोस्तों राइट आंसर इज कि कोई भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपको यहां पर अगर समझाऊं कि आरबीआई की पावर थी यहां पर कि बहुत सारी जो एजेंसीज को रेगुलेट करने की, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स नामक कोई चीज होती है। मैं आपको थोड़ा क्विकली समझाने की ट्राई करूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स को जो रेगुलेट नहीं कर पाता था अभी आरबीआई, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में अगर कोई दिक्कत नजर आती थी तो क्या किया जाता था कि आरबीआई वहां पर इंटरवीन करने आता था एंड उसके बाद आरबीआई मॉरेटोरियम लगा देता था। नॉट ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों, किसी भी बैंक में, आपने येस बैंक में देखा होगा, है ना, तो वहां पर आरबीआई को जैसे ही पता लगा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगा दिया। मतलब कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, या सिर्फ 5,000 निकाल सकते हैं, सिर्फ 50,000 निकाल सकते हैं, दैट्स इट। उससे होता क्या था दोस्तों, उससे सिर्फ एक सिंपल सी चीज होती थी कि आप अगर बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ, आपको चिंता होनी शुरू हो जाती है कि मेरा पैसे का क्या होगा। ठीक है, बैंक में कॉन्फिडेंस चला जाता है, लेकिन आरबीआई तो वहां पे आपके पैसे को बचाने की ट्राई कर रहा है और आपके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता था। तो इसी कारण अब चाहते थे कि इसको थोड़ा अमेंड किया जाए कि बिना मॉरेटोरियम लगाए भी, पहले क्योंकि मैंडेटरी था कि जब तक मॉरेटोरियम नहीं लगेगा, जब तक ये बैंक विड्रॉल नहीं रुकेंगे, तब तक आरबीआई रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकता, बैंक को बदल
बदल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अब बिना मॉरेटोरियम लगाए भी आरबीआई ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रोहिबिट नहीं, अब तो ये अलाउ करता है, ठीक है, इट अलाउज, ठीक है। एंड देन उसके बाद आरबीआई को कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करने की भी पावर दी गई है, लेकिन कुछ अभी लिमिटेड तरह के बैंक्स की दी गई है, सभी नहीं, लेकिन पहली बार ऐसी बातें यहाँ पर टेक्स अवे नहीं है, इट गिव्स, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत थी। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो क्विकली यहाँ पर कि जो सेक्शन 45 था जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके तहत जैसे येस बैंक वाला केस एटसेट्रा, तो आरबीआई को पहले रोका जाता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक मॉरेटोरियम नहीं आएगा, लेकिन अब अलाउ कर दिया गया है कि बिना मॉरेटोरियम लगाए भी, बिना लोगों को रोके कि पैसा निकालेंगे कि नहीं, आरबीआई पीछे बैक एंड पे काम शुरू कर सकता है। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है। तो अब अगला सवाल इसी से निकालते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसीलिए भी आपको मैं बताता हूं ताकि आप थोड़ा पुश हो, जाके और रिसर्च करें और जानें, क्योंकि जितना खुद जानते रहेंगे, जितना खुद गूगल करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारे प्रीवियसली पास्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स रहे जिनका रैंक आया, सभी लोगों में एक बात जो कॉमन नजर आती है कि वो खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करके नया कुछ सामान निकाल के, थोड़ा और गूगल करके, अंडरस्टैंडिंग को डीपर करते हुए रैंक निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आपको समझाना, पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे टीचर्स के एंड से, ठीक है। ओके, तो दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक पे पहला कि आपको बताता है स्टेटमेंट कि आपको पूछा गया, करेक्ट पूछा गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर है हमारे देश में अर्बन, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर है ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रूरल। क्या ये बात सही है, गलत? दूसरा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक में अगर हम एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स, तो वो बहुत ज्यादा है, 65%। चाहे वो कह रहे हैं कि रूरल का नंबर चाहे हमारा कम है, लेकिन एसेट्स रूरल में ज्यादा है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 बोथ या फिर नन ऑफ दीज। एंड दोस्तों राइट आंसर इसकी सिर्फ 2 सही है, क्योंकि जो रूरल का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, 1500 के आसपास सिर्फ हमारे जो नंबर है अर्बन कोऑपरेटिव के, ये 96,000 के आसपास हैं, बहुत ज्यादा है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो एक बैंकिंग पूरे आरबीआई एक्ट एटसेट्रा में जो अमेंडमेंट की जा रही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो उसी के तहत भी अब बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स की भी जो कि अभी तक डुअल कंट्रोल में थे। डुअल का मतलब क्या होता है कि कुछ जो स्टेट का कंट्रोल है, जिस स्टेट में बनाए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, बनाए जाते हैं स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ स्टेट कंट्रोल करती थी, बाकी कंट्रोल करता था आरबीआई। तो लेकिन अब आरबीआई को ज्यादा कंट्रोल दिया गया है, क्योंकि जैसे आपने शायद हमने पहले कवर भी किया था, पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ था, तो उसके चक्कर में यहां पर आरबीआई में बहुत जो सरकार पर दबाव था कि आरबीआई को एम्पावर किया जाए, कि आरबीआई ऐसे घोटाले होने से रोके, बहुत से लोगों का पैसा यहां फंस जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखें अर्बन हमारे लिए जो कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्बन कोऑपरेटिव 1500 के आसपास है, रूरल 96,000 के आसपास। एंड अगर एसेट्स कंपेयर करें तो 35% अर्बन में है, 65% रूरल में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, प्लीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एंड देन दोस्तों अब रूरल का आगे फर्दर अगर ब्रेकडाउन देखो आप, ये रूरल का ब्रेकडाउन है जितना भी आपको ये गिवन है, ठीक है। उसमें जो रूरल में अभी जो हमारे पास आगे के टाइप्स होती हैं, एक स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल होते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड देन पीएससीज होती हैं, ठीक है। पीएससीज इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये बातें बिल्कुल नहीं भूलनी, आप ये चार्ट बनाकर यहां पर रखें ताकि आपको बात क्लियर होती रहे। ऑलराइट, एंड देन इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव्स दो तरह से होते हैं, अर्बन एंड रूरल। उसके बाद अगर देखें जो रूरल में अगर हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स हैं उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, कि एक तो जो हमारे ऐसे कोऑपरेटिव्स भी हैं दोस्तों जो सिर्फ एक स्टेट में रहते हैं, कुछ मल्टी स्टेट भी होते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो अभी जो हमारा ये जो आरबीआई को जो जिम्मा दिया गया है कि आप जाके कोऑपरेटिव्स को अगर देखिए तो वो अभी कौन से वाले दिए गए हैं, सिर्फ अभी यूसीबी जो अर्बन वाले हैं और मल्टी स्टेट वाले, सिर्फ 2 ही तरह के दिए गए हैं, यही आरबीआई के परव्यू में आए हैं, बाकी अभी भी आरबीआई के परव्यू से बाहर हैं, बहुत सारे हैं जो कि, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रहे। एंड देन ये जो अभी देखें जो हमारे पीएससीज होती हैं, जो हमारी जो एग्रीकल्चर जो सोसाइटीज हैं, क्रेडिट सोसाइटीज, मैंने आपको बताया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, तो ये पीएससीज अभी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बिल्कुल बाहर हैं, यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये सिंपल सा एक एनालिसिस और ये जो मैंने राइटअप लगा के रखा, इसको पढ़ेंगे तो काफी क्लैरिटी जनरेट होती है कि कौन सी चीजें डुअल रेगुलेशन का पार्ट है, कि आरबीआई भी गवर्न करता है उनको और स्टेट्स भी गवर्न करती हैं, एंड कौन सी अब सिर्फ आरबीआई को चली गई हैं, एंड कौन सी अभी आरबीआई की कंट्रोल के बिल्कुल ही बाहर है, ठीक है। तो ये दिमाग में बना के रखिएगा। एंड जो इनके आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, रूरल की सब टाइप्स आपने देखी, तो ये हमें पता होनी चाहिए कितना एसेट कहां पर है एटसेट्रा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा इन्फोग्राफिक भी मिला, तो ये इसको यूज करें तो फायदा है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब दो मुश्किल सवाल किए, एक इजी सवाल तो बनता है दोस्तों। तो ये सवाल है टैक्सेस से जुड़ा हुआ दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल, बिना ऑप्शन देखे आपने मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या है। टैक्सेस दोस्तों, टैक्सेस किसका पार्ट है, कैपिटल रिसीट्स का, रेवेन्यू रिसीट्स का,
या दोनों का या इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है दोस्तों, ये तो इसके बियॉन्ड है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सरल सवाल। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो हमारे गवर्नमेंट फाइनेंस वाले लेक्चर, ठीक है, मैं यहाँ साथ साथ आपको बताता रहूंगा दोस्तों। अनंत कंटेंट डाल दिया आज ही, हमें एक मैसेज आया कि आपके 3500 अपलोड्स तो सिर्फ आपके सिर्फ पब्लिक हैं दोस्तों, उसके सिवा हमारे बहुत से ऐसे अपलोड्स हैं जो पीछे जो पुराने हो गए, तो जो कि हमारा अपलोड काउंट है 5000 के आसपास। हमने 5000 वीडियोस अभी तक डाल चुके हैं, तो इमेजिन कितना कंटेंट। अभी 2.5 साल टाइप ही हमें हुए हैं जो इसको चैनल को एक्टिवली परस्यू करते हुए। तो दोस्तों गवर्नमेंट फाइनेंस का लेक्चर है, जाके प्लीज देखिए गवर्नमेंट फाइनेंस का लेक्चर। अगर आप हमारे पेड मॉड्यूल्स का पार्ट है तो वहां पर तो आप गवर्नमेंट फाइनेंस में इसको कवर करेंगे, एंड मैं आपको और भी बताऊंगा सोर्सेज जहां पे इसको कवर कर सकते हैं आप। दोस्तों राइट आंसर क्या है? टैक्सेस किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। क्विकली देख लो, ठीक है। दो तरह के हमारे सरकार के पास पैसे आते हैं, या तो जो रेवेन्यू जो सालाना आ रहे हैं, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म जो पैसा कमा रही सरकार। रेवेन्यू रिसीट में दो तरह की है, या तो टैक्स से या तो नॉन टैक्स से। टैक्स आगे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। कहानी आगे खुलती रहेगी। तो हमने 2 मिनट सीरीज बनाई हुई है, आप जाकर सर्च कीजिए। शुरुआत की ही 2 मिनट सीरीज है, इस बार 2020 के एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए बनाई गई थी, तो उसमें शुरू में ही है काफी जो क्विकली समझाया गया। अदरवाइज गवर्नमेंट फाइनेंस का लेक्चर भी है, प्लीज नोट कर लीजिए, उसको जाकर देख सकते हैं, आराम से कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का आखिरी सवाल है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों रिसेंटली कोल माइनिंग के बारे में बात की, आत्मनिर्भर भारत में भी उसकी बात हुई थी, और एक ऑर्डिनेंस भी आया था जनवरी में। तो अभी उसकी ऑक्शनिंग शुरू हो गई है, पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। तो कि यहाँ पे कौन से आर करेक्ट, ऑलराइट, कि कौन से ट्रू हैं। पहला, जो यहां पर अभी जिनको पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा है ऑक्शनिंग के लिए, जो सक्सेसफुल बिडर्स होंगे उनको लीजिंग राइट्स स्टेट गवर्नमेंट से लेने हैं, ठीक है। तो जो जितने भी टाइम के लिए कोल ब्लॉक को माइन करना है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट से जो राइट्स लेने पड़ेंगे। पहला सवाल ऑप्शन ये है। दूसरा, जो ये फर्स्ट टाइम है दोस्तों किसी भी प्राइवेट प्लेयर को अलाउ किया गया कि जैसे मर्जी आप कमर्शियली इसको माइन कीजिए, कोई एंड यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज जनरली एंड यूज की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि पावर प्लांट में ही लगना चाहिए, या फिर आपका पैसा ये जो आपका कोल है उससे जो बिजली बनेगी वो आपके खुद की फैक्ट्री चले उससे एक्सेट्रा। तो एंड यूज की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ये बात सच है? तो बताइए दोस्तों कौन सी बात सच है? एंड राइट आंसर इज कि ये दोनों ही बातें सच हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो वो भारत बनाएंगे कैसे बनेंगे, जब हम थोड़ा खुद अपने देश में लोगों को और इंडिपेंडेंस देना शुरू करेंगे, रेगुलेशन को थोड़ा और कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए 41 कोल ब्लॉक्स हैं जिनको अभी जो ओपन किया गया है जो बिडिंग के लिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाएगा, एंड उसके बाद जो कमर्शियल माइनिंग करेंगे उसमें कोई एंड यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अब जरूरी है कि हम थोड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो हमारी कोल बहुत हमारे देश में दोस्तों इतना सारा कोल एग्जिस्ट करता है गोंडवाना प्लेन्स एक्सेट्रा में, तो वहां पर तो उसके बावजूद हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी ऑफ जो हमारा कोल भी लो है, एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग की भी यहाँ पे जो कैपेसिटीज लो है, एंड बाहर की कंपनीज हमारे देश में अभी माइनिंग नहीं करती हैं इतने अग्रेसिवली, तो ताकि वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा ये रिस्ट्रिक्शंस को कम करें, ठीक है। तो ये बातें हमने डिस्कस भी की हैं अपने बहुत सारे प्री की ओर में, लगातार ये टॉपिक बना रहता है कोल माइनिंग का, आप देख भी सकते हैं, एंड इस पर और रिसर्च कीजिए, ठीक है। तो ये बस एक सिंपल सा हमारा एक अटेम्प्ट आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पुश करने का कि मेहनत करें, एंड कुछ चलिए हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप मेंस 2020 लिख रहे हैं तो एसए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने हमें चिट्ठी लिखी थी कि एसए भी चाहते हैं वो सेपरेटली ज्वाइन करना, तो दोस्तों एसए का कोर्स है वो आप 2020, क्योंकि हमें टाइम मिल गया प्रीलिम्स में, तो इसीलिए 22 जून से 27 जून अभी लेक्चर्स आएंगे कुछ एसए के। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको जो सर थोड़ा सिखाएंगे थीसिस लिखना, कि कैसे थीसिस बनाई जाती है। उसके बाद आपको 4 टेस्ट मिलेंगे एसए के जो इवैल्यूएट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सरल सी एक चीज, एक सिंपल सा प्लान, एंड आपको एसए जो कि 250 मार्क्स हैं। किसी भी जीएस को आप कंपेयर कीजिए, इतना सारा जीएस पढ़ते हैं हम 250 मार्क्स के लिए, यहां पर एसए पढ़ रहे हैं यूपीएससी मेंस में आपको 250 मार्क्स में 2 एसए, तो वो 2 एसए अगर आप जाके टाइम पास तरह से लिख देंगे तो टाइम पास वाले मार्क्स आ जाते हैं। आप उसको प्लान करके स्ट्रक्चर करके पहले से आपने उसकी प्रिपरेशन की हुई है, आंसर चेक करवाए हैं, इवैल्यूएशन की है, बाकियों से बेहतर एसए आप डेफिनेटली लिखेंगे अगर घर बैठ के प्रैक्टिस करके आप गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एक कोर्स भी आपके लिए चला दिया, जिसमें थोड़ा जो लेसन्स भी हैं एंड साथ में जो टेस्टिंग भी आपके लिए रख दी, ठीक है। तो आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं, एंड हमारे प्रीलिम्स भी पोस्टपोन है, तो हमने मेंस के आंसर राइटिंग भी करी है, तो आप एसए और मेंस दोनों ही इकट्ठे जाकर हमारे जो टारगेट 2021 टैब है sleepyclasses.com पर, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ एक्सेट्रा हमारे sleepyclasses.com और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं,
तो दोस्तों बस यही ये सवाल करते रहें सॉल्व और एंड देखें कि कौन से एरियाज वीक, कौन से एरियाज मजबूत, कितनी न्यूज़ पढ़ी थी रिटेन हुई, कितनी नहीं रिटेन हुई, या न्यूज़ पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैम आपको डेली करंट अफेयर्स करा रहे हैं। प्री क्योर दोस्तों, प्री क्योर में हम लगातार बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते जा रहे हैं, तो बस सभी चीज़ें पढ़ते रहना जरूरी है। ओवरऑल अगर आप हमारे चैनल में अगर आप 2 घंटे के आसपास स्पेंड करते हैं, जो मॉर्निंग में आपको जैसे बिग न्यूज़ के बारे में बताया जाता है कुछ 10-15 मिनट का वीडियो, देन उसके बाद अगर आप प्री क्योर में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, देन आप देखते हैं डेली करंट अफेयर्स एंड देन आप प्रीमिक्स देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मानने की बात है कि अगर 15-15 मिनट्स भी आप लगा रहे हैं तो 1 घंटा ही बना। चलिए मान लीजिए उसके बाद आपने 1 घंटा और भी उस पर लगाया कि जैसे आपको कुछ रिसर्च करनी है, वीडियो दोबारा देखना है, 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे में इतनी सारी नॉलेज मिल सकती है। बच्चे रैंक निकाल रहे हैं, आप भी रैंक निकालिए, क्योंकि आप में अगर पोटेंशियल है, उसको राइट अगर गाइडेंस मिल जाए, राइट कंटेंट मिल रहा है, तो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अचीव कर पाते हैं जितना वो नॉर्मली उनको लगता है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप भी करें, ठीक है, और अपने आप को पुश करें और रैंक निकालें। बाकी मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।